किसी चीज की सही कीमत कैसे तय करें, या ये कैसे जाने कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा दे रहा है और कहाँ कहाँ पैसा बस यूं ही खर्च हो रहा है। ये सवाल तो हर बिजनेस के सामने आते हैं, छोटे हो या बड़े। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले एक टूल पर बात करेंगे, लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारे पास एक स्रोत है, लागत लेखांकन के सिद्धांत और उपयोगिता, जिसमें इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये आखिर है क्या, बिजनेस के लिए क्यों इतना जरूरी है, और हाँ, इसकी अपनी क्या खूबियां और कमियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक गहरी चर्चा। ये बातचीत उन सब के लिए काम की हो सकती है जो या तो बिजनेस चला रहे हैं, मैनेजमेंट में है, या फिर बस ये जानना चाहते हैं कि कंपनियां आखिर काम कैसे करती हैं, मतलब पर्दे के पीछे क्या चलता है। सही कहा। कैसे कीमतें तय होती हैं, कैसे वो मुनाफे के लिए जद्दोजहद करती हैं। तो सबसे पहले आते हैं मूल सलाम पर, ये लागत लेखांकन आखिर है क्या भला। सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है शब्द। हाँ, शब्द थोड़ा तकनीकी जरूर है, पर इसका जो मूल आइडिया है वो काफी सीधा है। देखिए, ये भी अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, हिसाब किताब रखने का तरीका। अच्छा। पर इसका फोकस खास तौर पर किसी चीज को बनाने या कोई सेवा देने में जो खर्चे आ रहे हैं उन पर होता है। मतलब सिर्फ खर्चों पर। हाँ बिल्कुल, उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाले हर तरह के खर्चे, जैसे कच्चा माल, मजदूरी, फैक्ट्री का किराया, बिजली, मशीन की घिसाई, इन सबको बहुत बारीकी से रिकॉर्ड करना, फिर उनका विश्लेषण करना और इस जानकारी को मैनेजमेंट के सामने रखना, ताकि वो सिर्फ खर्च जाने नहीं बल्कि उसे समझें और कंट्रोल कर सकें। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ कहीं खर्चे लिख लेने से कहीं ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर कंपनी कुर्सी बना रही है तो। बिल्कुल, हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। उस कुर्सी के उदाहरण से ही समझते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। हाँ। लागत लेखांकन सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि लकड़ी कितने की आई या कीले कितने की, वो ये भी देखेगा कि उस एक कुर्सी को बनाने में मजदूर ने कितना समय लगाया। अच्छा। उस समय की मजदूरी कितनी बनी, फैक्ट्री के किराए का कितना हिस्सा उस एक कुर्सी पर डालें, बिजली कितनी लगी, और फिर तैयार कुर्सी को दुकान तक पहुंचाने का खर्च। ओ, काफी डिटेल में। जी, ये इन सभी छोटे बड़े खर्चों को जोड़कर बताएगा कि एक कुर्सी की असल लागत, मतलब बिल्कुल ठीक ठीक लागत क्या है। ये एक तरह से उस उत्पाद की पूरी खर्च कुंडली तैयार करने जैसा है। खर्च कुंडली, दिलचस्प शब्द है, समझ गई। तो ये खर्च कुंडली बनाने की इतनी जहमत क्यों उठाई जाए? मेरा मतलब है, कंपनियों के लिए इसके पीछे क्या बड़े उद्देश्य हैं? लगता तो है कि सिर्फ लागत जान लेना ही काफी नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ लागत जानना तो पहला कदम है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। इसके कई अहम उद्देश्य हैं, या कह सकते हैं फायदे हैं, जो सीधे सीधे बिजनेस चलाने के तरीके पर असर डालते हैं। जैसे कि? पहला और सबसे बुनियादी मकसद तो है लागत का सही सही पता लगाना। जब आपको ठीक ठीक पता है कि आपकी एक कुर्सी मान लीजिए 80 रुपए में बन रही है, तभी तो आप सोच सकते हैं कि उसे कितने में बेचना है। हाँ, ताकि मुनाफा भी हो। बिल्कुल। मुनाफा भी हो और ग्राहक भी उसे खरीद सकें। बिना इस 80 रुपए के आंकड़े के कीमत तय करना तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल समझ आती है। कीमत तय करने के लिए लागत जानना तो बेसिक है। और क्या फायदे हैं? मतलब सिर्फ कीमत तय करना ही तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा बड़ा फायदा है लागत पर नियंत्रण, यानी कॉस्ट कंट्रोल। नियंत्रण कैसे? ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने बजट बनाया था कि कुर्सी 75 रुपए में बन जानी चाहिए। ये हुई आपकी मानक लागत। लेकिन लागत लेखांकन ने हिसाब लगाकर बताया कि असल में तो 80 रुपए लग रहे हैं। ओह। अब मैनेजमेंट ये देख सकता है कि ये 5 रुपए का अंतर कहां से आया। क्या लकड़ी महंगी खरीदी, या मजदूर ज्यादा वक्त ले रहे हैं, या बिजली का बिल ज्यादा आ गया। इस जानकारी से वो फौरन जरूरी कदम उठा सकते हैं ताकि लागत वापस काबू में आ सके। ये एक तरह की लगातार निगरानी है। नियंत्रण और शायद लागत कम करना भी, कॉस्ट रिडक्शन। क्या ये दोनों एक ही बात है या कुछ फर्क है? ये जुड़े हुआ तो हैं, पर इनमें एक बारीक फर्क है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अच्छा। लागत नियंत्रण का मतलब है खर्चों को तय सीमा यानी बजट के अंदर रखना, ज्यादा ना होने देना। ठीक है। जबकि लागत में कमी लाना, कॉस्ट रिडक्शन, वो एक कदम और आगे की बात है। इसका मकसद है पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखकर फिजूल खर्ची और अक्षमताओं को ढूंढना। अच्छा, कहाँ बर्बादी हो रही है? हाँ, और उन्हें जड़ से खत्म करना, ताकि लागत स्थायी रूप से कम हो जाए, और वो भी क्वालिटी से समझौता किए बिना। क्वालिटी से समझौता किए बिना। बिल्कुल। जैसे
क्या हम कम लकड़ी इस्तेमाल करके भी वही मजबूती ला सकते हैं, या क्या कोई नई मशीन लगाने से मजदूरों का समय बच सकता है? ये सिर्फ बजट में रहना नहीं, बल्कि बजट को ही छोटा करने की कोशिश है। अच्छा, ये फर्क तो महत्वपूर्ण है। नियंत्रण यानी सीमा में रहना और कमी यानी सीमा को ही नीचे ले आना। हाँ, और इस सब जानकारी का फैसलों पर क्या असर पड़ता है, बड़े फैसलों पर? बहुत गहरा असर पड़ता है। लागत लेखांकन मैनेजमेंट को वो डेटा देता है जिसके आधार पर बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जाते हैं। जैसे? मिसाल के तौर पर, क्या कुर्सी का कोई हिस्सा, मान लें पाए, खुद बनाना सस्ता पड़ेगा या किसी और से बना बनाया खरीदना बेहतर है? मेक और बाय डिसीजन कहते हैं इसे। मेक और बाय, हाँ। या फिर अगर कंपनी कई तरह के फर्नीचर बनाती है तो कौन सा प्रोडक्ट लाइन ज्यादा फायदेमंद है, और शायद कोई ऐसा भी हो जिसे बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ये भी पता चलता है? बिल्कुल। या फिर क्या किसी नए शहर में दुकान खोलना ठीक रहेगा? इन सब सवालों के जवाब लागत के विश्लेषण से ही मिलते हैं। ये अटकलों को हटाकर तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। और जाहिर है मुनाफे की योजना बनाने में भी इसका हाथ होगा। प्रॉफिट प्लानिंग। निश्चित रूप से। जब मैनेजमेंट को लागत, उत्पादन की मात्रा और बिक्री मूल्य के बीच का रिश्ता साफ साफ पता होता है, तो वो भविष्य के मुनाफे का काफी हद तक सही अनुमान लगा सकते हैं। वो योजना बना सकते हैं कि कितना बनाना है, किस कीमत पर बेचना है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंच सकें। ठीक है। और हाँ, ये बजट बनाने का भी आधार बनता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये स्टॉक में पड़े सामान, मतलब इन्वेंट्री, कच्चा माल हो, आधा बना माल हो या तैयार माल, उसका सही मूल्य जानने में भी मदद करता है। हाँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी होता होगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और लागत नियंत्रण दोनों के लिए। और हाँ, एक और बात, प्रदर्शन का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वो कैसे? ये तय मानकों के साथ असल प्रदर्शन की तुलना करके कर्मचारियों या विभागों या प्रोडक्शन यूनिट्स की कुशलता, मतलब एफिशिएंसी का आकलन करने में मदद करता है। पता चलता है कौन अच्छा काम कर रहा है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। यानी ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं, ये तो पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। और क्या इसका कोई लीगल पहलू भी है, जैसे सरकारी नियमों के पालन में मदद? हाँ, कुछ मामलों में ये भी जरूरी हो जाता है। भारत में कुछ बड़े उद्योगों में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सरकार कॉस्ट ऑडिट अनिवार्य करती है। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट? जी, मतलब उन्हें अपनी लागतों का पूरा लेखा जोखा सरकारी अधिकारियों को दिखाना पड़ता है। ऐसे में अगर एक अच्छी लागत लेखांकन प्रणाली पहले से मौजूद है, तो ये रिपोर्टिंग सटीक और आसान हो जाती है, पारदर्शिता भी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर इसके काफी सारे फायदे नजर आ रहे हैं। नियंत्रण, लागत घटाना, फैसले लेना, प्लानिंग। चलिए उस कुर्सी वाले उदाहरण पर फिर से लौटते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल। उसे इन सब बातों से जोड़कर देखते हैं। हमने कहा था कि मान लीजिए कंपनी महीने में 1000 कुर्सियां बनाती है। लकड़ी पर 50,000 रुपए लगे, मजदूरी पर 20,000 रुपए, और बाकी खर्चे जिन्हें ऊपरी व्यय कहते हैं, किराया, बिजली वगैरह, वो 10,000 रुपए। ठीक। तो कुल लागत हुई 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 80,000 रुपए। हाँ, और इससे प्रति कुर्सी लागत निकली 80 रुपए, यानी 80,000 को 1000 कुर्सियों से भाग देकर। अब देखिए ये 80 रुपए का आंकड़ा कितना शक्तिशाली है। बताइए। पहला, कीमत तय करना। मैनेजमेंट सोच सकता है, ठीक है, हमें हर कुर्सी पर 20 रुपए कमाना है, तो विक्री मूल्य 100 रुपए रखेंगे। सिंपल। ठीक है। दूसरा, लागत नियंत्रण या कमी। अगर बाजार में कंपटीशन है और दूसरी कंपनियां वैसी ही कुर्सी 90 रुपए में बेच रही हैं, तो 100 रुपए में बेचना मुश्किल होगा। बिल्कुल। तब मैनेजमेंट को सोचना होगा, हम 100 रुपए नहीं रख सकते, हमें अपनी लागत 80 रुपए से घटाकर मान लीजिए 70 रुपए करनी होगी। फिर वो देखेंगे क्या लकड़ी सस्ती मिल सकती है, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं टाइम बच सकता है। एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। तीसरा, बदलावों पर प्रतिक्रिया। मान लीजिए अचानक लकड़ी का दाम बढ़ गया और लागत 80 रुपए से बढ़कर 85 रुपए हो गई। ओह, तो अब मैनेजमेंट के पास विकल्प हैं। या तो बिक्री मूल्य 105 रुपए करे, अगर उन्हें लगता है ग्राहक देने को तैयार होंगे, या फिर अपना मुनाफा 20 रुपए से घटाकर 15 रुपए कर लें, या फिर कोई और खर्च कम करके लागत वापस 80 रुपए पर लाने की कोशिश करें। वाह, मतलब वो एक 80 रुपए का आंकड़ा इतने सारे फैसलों की बुनियाद बन जाता है। ये वाकई प्रभावशाली है। लेकिन क्या ये प्रणाली एकदम परफेक्ट है? यकीनन कुछ कमियां या चुनौतियां भी होंगी इसके। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और लागत लेखांकन की भी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो ये कि इसे लागू करना और चलाना महंगा सौदा हो सकता है।
महंगा किस तरह से? मतलब क्या खर्च होता है इसमें? देखिए, एक अच्छी व्यवस्थित लागत लेखांकन प्रणाली स्थापित करने के लिए आपको शायद खास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े। हम्म। प्रशिक्षित स्टाफ चाहिए जो इसे समझ सके और चला सके। पूरी प्रक्रिया को डिजाइन करने, लागू करने, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने, इन सब में समय और पैसा दोनों लगते हैं। अच्छा। यही वजह है कि बहुत सी छोटी कंपनियां या तो इसे अपनाती ही नहीं या फिर बहुत ही क्या कहते हैं बेसिक लेवल पर करती हैं। उनके लिए महंगा पड़ जाता है। समझ गई। और क्या ये समझने में भी मुश्किल है? आपने प्रशिक्षित स्टाफ की बात की। हाँ, इसमें जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी एक मुद्दा है, खासकर जब ऊपरी व्यय ओवरहेड्स को बांटने की बात आती है। ऊपरी व्यय यानी वो खर्चे जो सीधे एक प्रोडक्ट से नहीं जुड़े, जैसे किराया। हाँ बिल्कुल, जैसे फैक्ट्री का किराया या मैनेजर की सैलरी। अब ये खर्चे अलग अलग प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट्स में कैसे बांटे जाएं, इसके कई तरीके हैं और वो काफी पेचीदा हो सकते हैं। हाँ। इसके लिए अच्छी समझ और विशेषज्ञता चाहिए। अगर ये आवंटन मतलब एलोकेशन सही ढंग से ना हो तो लागत के आंकड़े गलत हो सकते हैं और फिर उन पर आधारित फैसले भी गलत हो सकते हैं। ये बात तो है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग है ना? मतलब ये उसका विकल्प नहीं है। इसे करने से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत खत्म नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। नहीं, ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस की वित्तीय सेहत देखता है, कुल लाभ, कुल हानि, संपत्ति, देनदारियां। और ये मुख्य रूप से बाहरी लोगों के लिए होता है, जैसे निवेशक, बैंक, सरकार। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग अंदरूनी मैनेजमेंट के लिए है। इसका फोकस लागतों पर नियंत्रण और निर्णय लेने पर होता है। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। पूरी तस्वीर देखने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है। इसमें अनुमानों का कितना रोल है? क्या सब कुछ एकदम सटीक, एकदम फैक्चुअल होता है? नहीं, सब कुछ सटीक नहीं होता। यहीं पर एक और सीमा आती है। कई चीजें अनुमानों पर आधारित होती हैं। जैसे किसी मशीन की लाइफ कितनी होगी, उसका मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, हर साल कितना गिना जाए, या ऊपरी व्यय को किस आधार पर बांटा जाए, मशीन के घंटों के आधार पर या लेबर के घंटों के आधार पर। हाँ, ये तो चुनना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सब मैनेजमेंट के अनुमानों और उनकी बनाई नीतियों पर निर्भर करता है। और अगर अनुमान गलत हुए तो लागत की गणना भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। पूरी तरह सटीक होना मुश्किल है। और इंसानी पहलू मतलब कर्मचारी, क्या वो इसे आसानी से अपना लेते हैं? कोई विरोध वगैरह? हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल दिक्कत आ सकती है। हमेशा नहीं, पर कभी कभी कर्मचारियों की तरफ से प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। क्यों भला? देखिए, जब लागत लेखांकन लागू होता है तो काम करने के तरीकों पर ज्यादा बारीकी से नजर रखी जाती है ना? हर काम में लगने वाला समय या सामग्री नोट की जाती है। पारदर्शिता बढ़ती है। हाँ, पारदर्शिता बढ़ती है, जो कि मैनेजमेंट के लिए अच्छी बात है। लेकिन कुछ कर्मचारियों को लग सकता है कि उन पर ज्यादा निगरानी रखी जा रही है या उनका काम अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। इससे वे असहज महसूस कर सकते हैं या बदलाव का विरोध कर सकते हैं। उन्हें साथ लेकर चलना जरूरी होता है। ये बात भी है। एक और बात मेरे मन में आ रही है, क्या ये हमेशा बिल्कुल ताजा, अप टू डेट जानकारी देता है? मेरा मतलब है, क्या ये आज के फैसलों के लिए हमेशा उपयोगी होता है? इसकी प्रकृति थोड़ी ऐतिहासिक नहीं है? ये एक बहुत जायज सवाल है। हाँ, अक्सर लागत लेखांकन पिछले डेटा यानी ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होता है। हम पिछले महीने या पिछली तिमाही की लागतों को देख रहे होते हैं। हाँ। ये रुझानों को समझने और भविष्य का अनुमान लगाने में तो मददगार है, नो डाउट। लेकिन आज का बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। कल या पिछले महीने की लागत शायद आज उतनी रेलेवेंट ना हो। कीमतें रोज बदल सकती हैं। इसलिए मैनेजमेंट को सिर्फ इस ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौजूदा बाजार की स्थितियों को भी लगातार ध्यान में रखना होता है। यानी ये एक टूल है, पर अकेला टूल नहीं है। बिल्कुल। और आखिरी सीमा जो ध्यान में आती है वो ये कि ये हर तरह के बिजनेस के लिए शायद उतना कारगर ना हो। अच्छा, मतलब? देखिए, लागत लेखांकन मूल रूप से विनिर्माण उद्योगों मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए विकसित हुआ था, जहां आप आसानी से देख सकते हैं कि एक कुर्सी या एक कार बनाने में क्या क्या सामान लगा, कितना समय लगा। हाँ, वो टेंजिबल है। एग्जैक्टली। लेकिन सेवा उद्योगों में, सर्विस इंडस्ट्रीज में, जैसे कोई कंसल्टिंग फर्म है या स्कूल है या अस्पताल है, वहां लागतों को किसी खास उत्पाद या सेवा इकाई से जोड़ना ज्यादा मुश्किल और अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है। हाँ, ये तो है। एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की लागत कैसे निकालेंगे?
निकाल सकते हैं, तरीके हैं, पर वो उतने सीधे और शायद उतने प्रभावी नहीं होते जितना मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं। तो सेवा उद्योगों में इसका उपयोग सीमित हो सकता है या ज्यादा जटिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि लागत लेखांकन एक बहुत शक्तिशाली, बहुत उपयोगी औजार है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो कुछ बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ये उन्हें अपने खर्चों को गहराई से समझने, उन्हें काबू में रखने, सही कीमतें तय करने और बेहतर फैसले लेने में जबरदस्त मदद करता है। ये उन्हें ज्यादा कुशल और लाभदायक बनने का रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लागतों को देखने और समझने का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका देता है। हाँ, इसकी अपनी चुनौतियां हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। ये महंगा हो सकता है, जटिल हो सकता है, अनुमानों पर निर्भर करता है और हर उद्योग के लिए शायद उतना फिट ना बैठे। लेकिन अगर इसे सही तरीके से और समझदारी से लागू किया जाए तो आज के बिजनेस मैनेजमेंट में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये कंपनियों को सिर्फ टिके रहने में ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने, फलने फूलने में भी मदद कर सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प विचार दिमाग में आता है सोचने के लिए। बताइए। अगर लागत लेखांकन व्यवसायों को उनके संसाधनों जैसे पैसा, समय, कच्चा माल, इनका बेहतर प्रबंधन करने में इतनी मदद करता है, तो क्या इसके सिद्धांत शायद अनौपचारिक रूप से ही सही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू हो सकते हैं? अच्छा, पर्सनल लाइफ में? हाँ। क्या अपनी पर्सनल कॉस्ट, जैसे हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं या हमारा पैसा असल में किन चीजों पर जा रहा है, क्या इसको समझने से हम बेहतर जीवन के निर्णय ले सकते हैं, अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। और एक और बात भविष्य को लेकर, क्या ये जो नई तकनीकें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्या ये लागत लेखांकन की जटिलताओं को कम कर सकती हैं? क्या ये ऐसे छोटी कंपनियों या शायद सेवा उद्योगों के लिए भी ज्यादा सुलभ और शक्तिशाली बना सकती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। वाकई बहुत दिलचस्प सवाल उठाए आपने आखिर में, पर्सनल फाइनेंस से लेकर एआई तक। चलिए आज लागत लेखांकन की इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस बातचीत से जरूर कुछ नया सीखने और सोचने को मिला होगा।